स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन लक्ष्य जूलॉजी क्लासेस। लक्ष्य जूलॉजी क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस another cloning vector that is used in the recombinant DNA technology। आज के दिन हम दूसरे वेक्टर की बात करने जा रहे हैं, एक दूसरे क्लोनिंग वेक्टर की बात करने जा रहे हैं जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। सो टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस another important cloning vector that is used in the field of the recombinant DNA technology, that is the biotechnology, that is the bacteriophage vector। आज हम बैक्टीरियोफेज एज क्लोनिंग वेक्टर की बात करेंगे। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेज आर वायरसेस, जैसे नाम है बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, फेज मीन्स टू ईट। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं। बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया एंड फेज मीन्स टू ईट। सो दोज viruses they eat the bacteria, attack the bacteria, kill the bacteria, they are known as bacteriophage। तो बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं। सेवरल बैक्टीरियोफेज आर यूज्ड एज ए क्लोनिंग। बहुत सारे बैक्टीरियोफेज का क्लोनिंग में यूज किया जाता है। बहुत सारे बैक्टीरियोफेज का जीन क्लोनिंग यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, में यूज किया जाता है। दे आर वर्किंग एज ए क्लोनिंग वेक्टर। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ई कोलाई फेज, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली माने जो सामान्यतः यूज में आता है, जो सबसे ज़्यादा सामान्यतः प्रयोग करते हैं ई कोलाई फेज है। इस तरह कोलाई फेज है। ई कोलाई फेज का मतलब होता है, ई कोलाई तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और इसको जो ईट करता है, मतलब जो वायरस इसको ईट करता है ई कोलाई का, को उसको कहेंगे ई कोलाई फेज। ई कोलाई फेज मीन्स द फेज, द बैक्टीरियोफेज मीन्स द वायरसेस व्हिच किल एंड अटैक द ई कोलाई, दैट इज नोन एज ई कोलाई फेज। जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं ई कोलाई फेज में वो है लैम्डा और M13। ठीक है। फेज वेक्टर्स हैव सम एडवांटेज ओवर प्लाज्मिड वेक्टर। अब कुछ और भी है, जैसे अभी तक इसके पहले बिफोर दिस लेक्चर we have to explain about the plasmid at that time, we have to explain about the essential feature of the plasmid vector, and we have to explain about the properties of the plasmid vector. But here we are going to explain about the bacteriophage as a cloning vector. Then the question is that what is the advantage of this bacteriophage vector over the plasmid vector? अब क्वेश्चन है किस बैक्टीरियोफेज वेक्टर का प्लाज्मिड वेक्टर के ऊपर क्या एडवांटेज है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस बैक्टीरियोफेज वेक्टर का प्लाज्मिड के ऊपर क्या महत्व है, क्या उससे ज़्यादा एडवांटेज है। क्योंकि हम इसके पहले प्लाज्मिड की बात कर चुके हैं। एक सीधी सी बात होती है, क्या बैक्टीरियोफेज सुपीरियर है, उससे ज़्यादा एडवांटेजियस है, इसकी ज़्यादा उससे ज़्यादा क्यों वैल्यूज है। तो बैक्टीरियोफेज वेक्टर जो है कुछ एडवांटेज है प्लाज्मिड वेक्टर के ऊपर। कौन कौन सा एडवांटेज है? नंबर 1, फेज वेक्टर्स आर मोर इफिशिएंट। वो फेज वेक्टर जो होते हैं, फेज माने बैक्टीरियोफेज, फेज वेक्टर्स होते हैं, आर माने है, मोर माने ज़्यादा, इफिशिएंट माने प्रभावी। तो फेज वेक्टर ज़्यादा प्रभावी होते हैं देन प्लाज्मिड माने प्लाज्मिड की तुलना में। फॉर क्लोनिंग माने क्लोनिंग के लिए लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए अप टू द 25 किलो बेस पेयर इन लेंथ कैन बी इंसर्टेड इनटू द फेज वेक्टर। ये कह रहे हैं कि जो फेज वेक्टर्स होते हैं ये ज़्यादा प्रभावी होते हैं प्लाज्मिड की तुलना में, क्योंकि इनके द्वारा बड़े फ्रेगमेंट जो होते हैं डीएनए के, फ्रेगमेंट माने खंड, लार्ज माने लंबे, जो डीएनए के लंबे खंड होते हैं जो कि लगभग 25 किलो बेस पेयर तक की लंबाई के होते हैं, उनको जो होता है इस फेज वेक्टर के अंदर इंसर्ट यानी प्रविष्ट कराया जा सकता है। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है? पहले फेज वेक्टर ज़्यादा इफिशिएंट होते हैं, फेज वेक्टर ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। फेज वेक्टर के अंदर 25 किलो बेस पेयर लेंथ का डीएनए का फ्रेगमेंट इंसर्ट किया जा सकता है, जो कि प्लाज्मिड में ऐसा करना संभव नहीं है। सो दे आर मोर इफिशिएंट एंड दे कैन, and in the phase vector we can insert
the large fragment of DNA that is up to the 25 kilobase pair. Second है DNA can be packed in vitro. DNA को हम इन विट्रो बेस होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, आउटसाइड ऑफ द लिविंग सेल, उसको पैक कर सकते हैं फेस पार्टिकल के अंदर, फिर बाद में उसको ट्रांसड्यूस कर देंगे ई कोलाई में हाई एफिशिएंसी के साथ। हाई एफिशिएंसी मतलब उच्च क्षमता के साथ, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर बाय ए बैक्टीरियोफेज, which may we have to keep in mind that which may leads to the acquisition of new gene, that is known as what? That is known as transduction या transduction। कुल मिलाकर के ट्रांसड्यूस्ड का मतलब होता है जब किसी डीएनए को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया जाता है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। वन बैक्टीरियम टू द अदर, लेकिन माध्यम कौन होगा? बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो डीएनए कैन बी पैक्ड इन विट्रो, डीएनए को जो है आउटसाइड ऑफ द सेल जो है पैक कर सकते हैं इनटू फेज पार्टिकल के अंदर। एंड ट्रांसड्यूस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर बैक्टीरियम विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज इनटू द ई कोलाई विद द हाई एफिशिएंसी। और थर्ड है इट इज इजी टू स्क्रीन, इसके माने जांच पड़ताल करना, एंड स्टोरेज माने भंडारण करना, किसके साथ? रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ। बैक्टीरियोफेज वेक्टर दो तरह के होते हैं, पहला है लैम्डा फेज और दूसरा है लिम्फेटिक फेज। अब इनकी हम अलग अलग चर्चा करेंगे। पहले हम लैम्डा फेज की बात करेंगे, क्वेश्चन अलग अलग पूछा जाएगा। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लैम्डा फेज, देन वी विल डिस्कस अबाउट द लिम्फेटिक फेज। ये बात समझ में आ गई होगी। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है जो बैक्टीरिया की ईटिंग करे। बैक्टीरियोफेज का मतलब बैक्टीरिया मींस बैक्टीरिया एंड फेज मींस टू ईट। सो दोज वेक्टर्स, बैक्टीरियोफेज इज अ काइंड ऑफ वेक्टर एज द नेम इंडिकेटेड। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियो मींस बैक्टीरिया, फेज माने टू ईट्स। सो दे आर नोन एज दोज वायरसेस दे हैव टू बी किल्ड एंड ईट द बैक्टीरिया आर नोन एज बैक्टीरियोफेज। दे आर यूजिंग एज ए क्लोनिंग वेक्टर। देयर आर टू टाइप लैम्डा एंड M13। What are their advantages over the plasmid? We have already discussed here. They are more efficient. They are more efficient, and into the bacteriophage vector we can insert more large fragments of DNA, that is up to the 25 kilobase pair. DNA can be packed in vitro, and they can be in vitro means within the phase particle and transduced into E. coli with high efficiency. Transduce का मतलब transfer of DNA from one bacteria to the another। इसकी स्क्रीनिंग आसान है, स्टोरेज किया जा सकता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ। बाकी बैक्टीरियोफेज दो प्रकार के होते हैं, लैम्डा और M13। वन बाय वन इसका डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट। नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस अबाउट द लैम्डा फेज वेक्टर। लैम्डा फेज वेक्टर क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। लैम्डा फेज वेक्टर्स को डिस्कवर किया था किसने? दे आर डिस्कवर्ड बाय ईस्थर लैंडरबर्ग के द्वारा। लैम्डा फेज वेक्टर्स जिनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ये इन्फेक्ट करते हैं किसको? सेवरल स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया। लैम्डा फेज वेक्टर जिनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, दे आर गोइंग टू इन्फेक्ट द सेवरल स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज द ई कोलाई। द जीनोम ऑफ लैम्डा फेज वेक्टर इज 48502 बेस पेयर लॉन्ग होता है, अबाउट 49 किलोबेस पेयर होता है, और इसमें 50 जीन्स होते हैं। अगर हम डायग्राम के माध्यम से समझाएं, ये फेज वेक्टर है बैक्टीरियोफेज, आप जानते हैं डीएनए है, डीएनए का मॉलिक्यूल है। अब बैक्टीरियोफेज का ये जीनोम है। अब इसको ब्रेक रिलीजेस टू फ्रैगमेंट्स, इसको ब्रेक किया जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की वजह से, इसको कट किया जाएगा। जब ब्रेक हो जाएगा इसमें दो फ्रैगमेंट्स हो गए, ये हो गया फर्स्ट फ्रैगमेंट्स और ये हो गया सेकंड फ्रैगमेंट्स, दो फ्रैगमेंट्स हो गए। When the breaking take place into the phase vector, that is the bacteriophage DNA, then it releases the two fragments, fragments first and fragments second. The breaks releases the two fragments first and second. Now what happened here? Join ends to the foreign DNA. अब बाहर का जो DNA हमारे पास है, जो सुपीरियर क्वालिटी का DNA है, उसको लाएंगे यहाँ से
और जो एक गैप है बीच में, उनके बीच जो गैप है इसे भी इंसर्ट कर देंगे। तो ज्वाइन एंड्स विद पॉइजन डीएनए। अब इनके दोनों के जो एंड्स हैं, इसका एंड्स यहाँ पर और इसका एंड्स यहाँ पर, इनके बीच में जो गैप है वहाँ पर फॉरिजन डीएनए को लाएंगे और इंसर्ट कर देंगे। ज्वाइन एंड्स विद द फॉरिजन डीएनए। अब देखिए बाहर से फॉरिजन डीएनए आया, मान लीजिए फॉरिजन डीएनए है, फॉरिजन डीएनए है, फॉरिजन डीएनए को लाए और इसको ले जाके इंसर्ट कर दिए। सपोज दैट दिस इज द फॉरिजन डीएनए, दिस इज द फॉरिजन डीएनए। अब क्या करते हैं, इस फॉरिजन डीएनए को लाएंगे और यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, यहाँ पर इस जगह पर इंसर्ट कर देंगे। इतना जो डीएनए है इंसर्टेड फॉरिजन डीएनए हो गया, यहाँ से आया इसी बीच में आ गया, इंसर्ट कर दिया गया, दिस इज नोन एज द इंसर्टेड फॉरिजन डीएनए। तो इस पूरे फेज में आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो फ्रेगमेंट्स है इसे कहते हैं इंसर्टेड फॉरिजन डीएनए। इंसर्ट का मतलब प्रविष्ट करना, अंदर की ओर स्थापित करना। इसको इंसर्ट कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर ब्रेक हो गया है, ब्रेक होगा तो यहाँ पर स्पेस डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर जगह डेवलप हो जाएगी, तो इसी खाली जगह पर ला करके फॉरिजन डीएनए को इसी खाली जगह पर इंसर्ट कर देंगे, दोनों एंड को ज्वाइन कर देंगे फॉरिजन डीएनए से, और इस तरह से मिल जाएगा इंसर्टेड फॉरिजन डीएनए आ जाएगा बैक्टीरियोफेज के अंदर। यानी जो हमारा सुपीरियर क्वालिटी का डीएनए था वो फेज के अंदर इंसर्ट हो गया, बैक्टीरियोफेज के अंदर इंसर्ट हो गया। अब इस इंसर्टेड फॉरिजन डीएनए को इंटर करा देंगे बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया में कराएंगे तो वहाँ पर फास्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, बहुत तेज वृद्धि होगी और इसकी बहुत सारी कॉपीज बन जाएगी। जो इंसर्टेड फॉरिजन डीएनए है उसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाएगी। जब मल्टीपल कॉपीज बन जाएगी तो उसको आइसोलेट कर देंगे, प्रोजेनी पार्टिकल, प्रोजेनी माने संतत, पार्टिकल माने कण। सो व्हाट हैपेन हियर, दिस इंसर्टेड फॉरिजन डीएनए that is inserted into the phage particle that will be enter into the bacterial cell, and bacterial cell has the first multiplication. When they are going to multiply their own DNA along with the bacterial DNA, this inserted forian DNA also replicate and they have to increase their numbers, and there are multiple copies are formed in the bacterial cell, and from the bacterial cell then we are going to isolate them. बाद में फिर इस बैक्टीरियल सेल से इसको आइसोलेट करके बाहर कर लेंगे। इस तरह का पूरा डायग्राम समझ में आ गया होगा। फेज वेक्टर बैक्टीरियोफेज डीएनए है, इसको दो, फिर इस बैक्टीरियोफेज डीएनए को हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा कट करके दो फ्रेगमेंट्स में काट देते हैं। ब्रेक्स रिलीजेस द टू फ्रेगमेंट्स, ये पूरा डीएनए को ब्रेक करते हैं, दो फ्रेगमेंट्स हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड। ये फॉरिजन डीएनए है, फॉरिजन डीएनए को लाएंगे और इसी खंड के बीच में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ज्वाइन इट्स विद द फॉरिजन डीएनए, ये बन गया इंसर्टेड फॉरिजन डीएनए। फिर इंसर्टेड फॉरिजन डीएनए को बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देंगे, मल्टीपल कॉपीज बन जाएगी, फिर इसको आइसोलेट कर लेंगे। ये डायग्राम है क्लोनिंग ऑफ फॉरिजन डीएनए इनटू ए नॉन एसेंशियल रीजन ऑफ ए फेज वेक्टर। दिस इज द नॉन एसेंशियल रीजन फ्रॉम दिस टू दिस। सो व्हाट हैपेन हियर, इस तरह से जो फॉरिजन डीएनए है उसको ला करके फेज वेक्टर के नॉन एसेंशियल रीजन पर ऐड कर देते हैं। वी आर गोइंग टू व्हाट, we are going to add, or you can say join the forigen DNA to the non-essential region of the phage vectors। इस तरह से हम फॉरिजन डीएनए को बैक्टीरियोफेज के अंदर इंसर्ट करा दिया जाता है, फिर उसको ले जाकर के वायरस में, बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देंगे और मल्टीपल कॉपीज ऑब्टेन कर लेंगे। लैम्डा फेज वेक्टर सभी तरह के बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है, खास करके ई कोलाई करता है। इसका जो जीनोम होता है लैम्डा फेज वेक्टर का वो 48502 बेस पेयर होता है, लगभग 49 किलो बेस पेयर होते हैं, 50 जीन होते हैं। इसके बारे में जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आगे हम उसको डिस्क्रिप्शन करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द मोर अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर फाउंड इन द लैम्डा फेज वेक्टर, वी विल डिस्कस लेटर। हाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस अबाउट द लैम्डा फेज वेक्टर। लैम्डा फेज वेक्टर क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर 48502 48,502 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं। फर्स्ट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर वन। सेकेंड पॉइंट, इनमें से जो 48,502 बेस पेयर होते हैं इनमें से आधे जो होते हैं एसेंशियल होते हैं और आधे नॉन एसेंशियल। अबाउट हाफ ऑफ दीज जीन्स आर एसेंशियल। इसके आधे जीन जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं, अबाउट हाफ ऑफ नॉन एसेंशियल, और लगभग आधे जो है नॉन एसेंशियल होते हैं। यानी आधे तो आवश्यक होते हैं और आधे अनावश्यक होते हैं। हाफ जो है एसेंशियल होते हैं, हाफ जो है नॉन एसेंशियल होते हैं।
अब क्या है, अगर लैम्डा फेज के जीनोम की बात की जाए, इसके जीनोम जो है रिमेन्स बने पड़े रहते हैं, लीनियर बने रेखीय, रेखा के रूप में। लीनियर का मतलब होता है रेखीय, ऐसे लीनियर पड़े रहते हैं। इनका फेज माने फेज हेड के अंदर, जो बैक्टीरियोफेज होता है उसी के हेड के अंदर लीनियर पड़े रहते हैं, लीनियर मतलब एक रेखा में पाए जाते हैं। एंड है सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड, प्रोट्रूडिंग माने उभरा हुआ, कोहेसिव माने जोड़ने वाला इंड होता है, जिसमें 12 बेस पेयर पाए जाते हैं। फिर से बता दूं, लैम्डा फेज का जो जीनोम होता है वो रिमेन्स लीनियर होता है। रिमेन्स लीनियर का मतलब होता है रेखीय रूप में पड़ा रहता है, रेखीय रूप में पड़ा रहता है। इसके अंदर फेज यानी बैक्टीरियोफेज के हेड के अंदर, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, प्रोट्रूडिंग माने उभरा हुआ, कोहेसिव माने जोड़ने वाला इंड होता है, इसमें 12 बेस पेयर पाए जाते हैं। 5 प्राइम से देखिए जी 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 सी जी जी सी जी ए डबल सी से 3 प्राइम एंड 3 प्राइम सी ट्रिपल सी ए जी सी जी 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 सी जी ट्रिपल जी एंड 5 प्राइम। ये जो है ये लैम्डा फेज वेक्टर है, इसका ये लीनियर फॉर्म है, यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। टू कोहेसिव इंड्स आर एनियल, दोनों कोहेसिव इंड माने जोड़ने वाले जो इंड होते हैं उनको जो है आपस में मिला दिया जाता है और बना लिया जाता है सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। तो दोनों जो जोड़ने वाले इंड होते हैं उनको मिला करके सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल बना लेते हैं, यानी जो लीनियर है वो सर्कुलर में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब इसको सर्कुलर भी बनाया जा सकता है, दैट कैन बी, इनको हम सर्कुलर बना सकते हैं, दैट कैन बी फॉर्म सर्कुलर, इसको सर्कुलर हम बना सकते हैं। शील्ड कोहेसिव इंड को कास्ट साइट कहते हैं, शील्ड माने जो पैक होता है, बंद होता है, कोहेसिव इंड को कास्ट साइट कहते हैं। इट इज द साइट ऑफ द क्लीवेज ऑफ द फेज डीएनए। याद रखिएगा, जो लीनियर डीएनए होते हैं उनको आपस में जोड़ करके सर्कुलर डीएनए बना देते हैं, और जो शील्ड कोहेसिव इंड होता है, जोड़ने वाला इंड होता है, वो कास्ट साइट होता है। यह वह साइट होता है जहां से बैक्टीरियोफेज डीएनए को क्लीव किया जा सकता है। यह वह साइट होता है जहां पर बैक्टीरियोफेज के डीएनए को तोड़ा जा सकता है। इट इज द साइट ऑफ द क्लीवेज ऑफ द फेज डीएनए, यानी वह साइट है जहां से बैक्टीरिया के डीएनए को जो है क्लीव यानी तोड़ सकते हैं। जब तोड़ेंगे क्या होगा, द जीन्स फॉर लाइसोजेनी, जीन्स माने होता है वह जीन, लाइसोजेनी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड वायरल डीएनए रेप्लिकेशन अलोंग विद द होस्ट क्रोमोसोम, यानी वह जीन जो लाइसोजेनी में जाएगा। लाइसोजेनी का मतलब होता है संयुक्त रूप से वायरस का डीएनए प्लस होस्ट यानी बैक्टीरिया का डीएनए, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो उसे लाइसोजेनी कहेंगे। तो जीन्स फॉर लाइसोजेनी आर लोकेटेड इन द मिडिल पार्ट ऑफ द लैम्डा फेज जीनोम। वह जीन जो बैक्टीरिया के अंदर जाएगा और इंटीग्रेट होगा, वह जो होता है बैक्टीरियोफेज के मिडिल पार्ट में स्थित होता है। हर क्रिएटिंग लैम्डा फेज वेक्टर, फॉर माने के लिए, क्रिएटिंग माने उत्पन्न करना या तैयार करने के लिए, कैसा वेक्टर, लैम्डा फेज वेक्टर। लैम्डा फेज वेक्टर को तैयार करने के लिए दिस सेगमेंट इज रिमूव्ड, यानी जो हमारा ये क्या है कॉस्ट साइट है उसको रिमूव करेंगे, यानी मिडिल पार्ट ऑफ द जीनोम को रिमूव करेंगे। फॉर क्रिएटिंग द फेज वेक्टर, फॉर माने के लिए, क्रिएट माने उत्पन्न करना, फेज लैम्डा फेज वेक्टर को उत्पन्न करने के लिए इस सेगमेंट को रिमूव करेंगे, रिमूव माने अलग कर देंगे, होली माने पूरा, पार्शियली माने आंशिक रूप से। जब इस मिडिल सेगमेंट को हम रिमूव कर देंगे तो ये अलाउ माने इजाजत देता है इसको बैक्टीरियोफेज वेक्टर को एकोमोडेट मान होता है अनुसार, सामंजस्य बैठा देता है किसके अनुसार, लार्ज डीएनए के अनुसार, ठीक है। और जो लार्ज डीएनए होते हैं एंड आल्सो अवॉइड द चांस ऑफ द लाइसोजेनी, और ये भी अवॉइड करता है कि जाकर के किसी दूसरे डीएनए के साथ इंटीग्रेट होने से बचाता है। कुल मिलाकर के समझिए फेज वेक्टर जो होते हैं, फॉर क्रिएटिव फेज वेक्टर को क्रिएट करने के लिए, फेज वेक्टर को उत्पन्न करने के लिए इस सेगमेंट को रिमूव किया जाता है, चाहे आंशिक रूप से किया जाए, चाहे पार्शियली किया जाए, चाहे होली माने पूरा किया जाए, जिसके द्वारा जो नया डीएनए मॉलिक्यूल है वो फेज वेक्टर के अंदर आकर के इंसर्ट हो जाता है और इसके लाइसोजेनी के चांसेस को हम अवॉइड कर देते हैं, यानी फिर एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन नहीं करेगा। इस तरह से इनमें रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं जिसके अंतर्गत रिमूवल होता है किसका, लाइसोजेनिक सेगमेंट का, एंड आल्सो प्रोवाइड द इंसर्शन साइट ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट टू बी क्लोन्ड, और वह इंसर्शन साइट देते हैं और जगह देते हैं जहां से बाहरी डीएनए आकर के इसके अंदर बाइंड कर जाता है, ठीक है। इंसर्शन साइट ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट टू बी क्लोन्ड। और लैम्डा फेज वेक्टर जो है दो तरह के होते हैं। फर्स्ट द फेज वेक्टर आर द वेक्टर कैन बी प्रोपेगेटेड एज फेज इन द ई कोलाई। जो लैम्डा फेज वेक्टर होते हैं
उनके दो स्पेसिफिक फीचर होते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्यों है कि जो फेज वेक्टर होते हैं कैन बी प्रोपेगेटेड, प्रोपेगेशन माने फैलाव या बढ़ना, फेज वेक्टर होते हैं फैल जाते हैं, प्रोपेगेटेड एज फेज इन इक्वलाइज सेल। तो जो लैम्डा फेज वेक्टर होते हैं बड़े आसानी से स्टेराइजिया कोलानी यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर फैल जाते हैं, जिसके द्वारा इनेबलिंग माने योग्यता प्रदान करते हैं प्रिपरेशन माने बनाने के लिए वेक्टर डीएनए, जिसके द्वारा वेक्टर डीएनए का निर्माण हो जाता है, यानी क्लोनिंग वेक्टर डीएनए का निर्माण हो जाता है। सो और नंबर 2 प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। लैम्डा फेज वेक्टर की अगली प्रॉपर्टीज क्या है, इनके अंदर रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं। रिस्ट्रिक्शन साइट का मतलब होता है, रिस्ट्रिक्ट माने होता है सीमित करना, साइट माने किनारा। रिस्ट्रिक्शन साइट का मतलब होता है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं जो उसको कट करते हैं, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है, रिमूवल ऑफ द लाइसोजेनिक सेगमेंट, जिसके द्वारा जो इंटीग्रेटेड डीएनए सेगमेंट्स होता है उसको कट करके रिमूव कर दिया जाता है, और साथ ही साथ आल्सो ये प्रोवाइड माने प्रदान करते हैं इंसर्शन माने प्रविष्ट करने वाला, साइट माने किनारा, किसके लिए, डीएनए फ्रेगमेंट्स के लिए, उस डीएनए फ्रेगमेंट के लिए टू बी क्लोन माने जिसकी क्लोनिंग करना है, यानी जिसको क्लोन किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लैम्डा फेज वेक्टर। अभी दो तरह के होते हैं, इंसर्शन वेक्टर और रिप्लेसमेंट वेक्टर। तो दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज द लैम्डा फेज वेक्टर एंड रिप्लेसमेंट वेक्टर। So I hope that you must be understand this particular lecture। एक बार फिर से मैं समझा दूं, लैम्डा फेज वेक्टर में इतने बेस पेयर होते हैं, 48,502 बेस पेयर होते हैं। आधा जो है जीन इसके एसेंशियल होते हैं, आधा नॉन एसेंशियल होते हैं। तीसरी बात है इसका जीनोम लीनियर होता है। फेज हेड के अंदर इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड उभरे हुए कोहेसिवेंट होते हैं, 12 बेस पेयर के होते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब दो कोहेसिवेंट आपस में जुड़ करके सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल बनाया जा सकता है। लैम्डा फेज के दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, बहुत एडवांटेजेस फीचर होते हैं। नंबर 1 की अगर लैम्डा फेज को स्टेराइजिया कोलाई के अंदर प्रविष्ट कराया जाए तो बहुत तेजी से फैलते हैं। दूसरी बात, इनके अंदर रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं जिसके अंतर्गत रिमूव किया जाता है लाइसोजेनिक सेगमेंट के को, और साथ ही साथ इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है फॉरेन डीएनए को, जो कि जिसकी क्लोनिंग की जानी है। इसके अलावा इसके अंदर जहाँ पर कोहेसिव साइट होता है वहीं पर क्लीवेज करते हैं फेज डीएनए का। जो जीन्स लाइसोजेनी का होता है लोकेट होता है मिडिल पार्ट में फेज जीनोम की। जब इसको फेज वेक्टर तैयार करना होता है तो मिडिल पार्ट को पूरा या आंशिक रूप से रिमूव कर देते हैं, जिसके द्वारा जो इंसर्टेड डीएनए होता है वो इसके अंदर फिट हो जाता है और लाइसोजेनी के चांस को रिमूव करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लैम्डा फेज वेक्टर। नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द लैम्डा फेज वेक्टर्स। लैम्डा फेज वेक्टर जो होते हैं इनको दो भाग में क्लासिफाइड किया गया है। पहले का नाम है इंसर्शन वेक्टर और दूसरे का नाम है रिप्लेसमेंट वेक्टर। सो व्हाट हैपेंड हियर, द लैम्डा फेज वेक्टर दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज नोन एज द इंसर्शन वेक्टर एंड सेकंड वन इज नोन एज रिप्लेसमेंट वेक्टर। फर्स्ट वन, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंसर्शन वेक्टर। व्हाट आर द इंसर्शन वेक्टर्स? In case of insertion vectors, a portion of non-essential region is deleted and the two arms of the lambda genome are ligated। तो होता क्या है इंसर्शन वेक्टर में, क्या होता है इंसर्शन वेक्टर में एक पोर्शन जो होता है नॉन एसेंशियल रीजन का, हमने इसके पहले बताया था इसमें दो रीजन पाए जाते हैं, आधा एसेंशियल रीजन होता है जीनोम का और आधा नॉन एसेंशियल। तो जीनोम का जो एक पोर्शन होता है इंसर्शन वेक्टर के केस में नॉन एसेंशियल रीजन का एक पोर्शन डिलीट कर दिया जाता है और फिर दोनों आर्म्स को, फिर जो दो आर्म्स बचती है लैम्डा जीनोम को, उसको लाइगेट में जोड़ देते हैं। फिर सुनिए, इन केस ऑफ इंसर्शन वेक्टर, इंसर्शन वेक्टर के मामले में एक पोर्शन माने एक हिस्सा किसका, नॉन एसेंशियल रीजन का, यानी जो नॉन एसेंशियल रीजन होते हैं उसके एक हिस्से को डिलीट कर देते हैं। जब एक हिस्से को डिलीट कर देंगे तो दो आर्म बन जाएंगे, फिर दोनों आर्म को लाइगेट कर देंगे, जोड़ देंगे। टू आर्म्स ऑफ द लैम्डा जीनोम आर लाइगेटेड। वेरी क्लियर। फर्स्ट पॉइंट, इंसर्शन वेक्टर में पाए जाने वाले नॉन एसेंशियल रीजन के एक हिस्से को डिलीट कर देंगे। इसके बाद जो दो आर्म्स बचेंगे दोनों आर्म को जोड़ देंगे। जो फॉरेन डीएनए होता है, बाहरी डीएनए जिसको हमको लाना है, फॉरेन डीएनए अटैच एट ए यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट। इंसर्शन वेक्टर की खासियत क्या है कि जो फॉरेन डीएनए है, जो बाहरी डीएनए आता है, उसको ला करके
ओरिजिन डीएनए अटैच माने जुड़ता है, एट माने पर, यूनिक माने विशिष्ट, रिस्ट्रिक्शन माने सीमित, साइट माने किनारा। जो फॉर्जन डीएनए होता है वो यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट पे आकर के अटैच होता है। नंबर 3, डीएनए इंसर्ट डज नॉट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ ए फेज। जो भी बाहर का डीएनए आता है और इंसर्शन वेक्टर के अंदर अटैच होता है, डीएनए इंसर्ट, डीएनए प्रविष्ट कर जाता है, डज नॉट अफेक्ट माने प्रभावित नहीं करता है किसको, फंक्शनिंग ऑफ द फेज, यानी जो बैक्टीरियोफेज है इसके कार्यों को प्रभावित नहीं करता है। तो कह सकते हो बाहरी डीएनए जिसको हम प्रविष्ट करते हैं फेज के अंदर, वह फेज के कार्यों को प्रभावित नहीं करता है। और नंबर 4 है इंसर्शन वेक्टर है साइज, की साइज जो है 35 kb होती है अथवा इससे ज्यादा हो सकती है। इसको इंसर्ट, इसके अंदर 18 किलो बेस पेयर डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्शन वेक्टर की साइज 35 kb तक हो सकती है और इसके अंदर 18 kb का डीएनए जो है इंसर्ट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल है लैम्डा GT10, लैम्डा GT11 एंड लैम्डा GAP2। दूसरा है रिप्लेसमेंट वेक्टर। इसका जो नॉन एसेंशियल पार्ट है वो सब्स्टिट्यूट माना जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है किसके द्वारा, फॉरिजन डीएनए के द्वारा। यानी इसका नॉन एसेंशियल पार्ट के अंदर जो है फॉरिजन डीएनए को इंसर्ट कर देंगे, यानी इसको हटा देंगे और उसकी जगह फॉरिजन डीएनए ऐड कर देंगे। तो नॉन एसेंशियल पार्ट जो होता है रिप्लेसमेंट वेक्टर का, उसके जगह पर प्रतिस्थापित कर देते हैं बाहरी डीएनए को। जो डिलीटेड रीजन होता है उसको कहते हैं स्टफर फ्रैगमेंट। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर नॉन एसेंशियल पार्ट है, इसको डिलीट करेंगे, फॉरिजन डीएनए को इंसर्ट करेंगे, तो जो डिलीटेड रीजन होता है उसको स्टफर फ्रैगमेंट कहते हैं। इसमें 2 रिकॉग्निशन साइट होती है। रिकॉग्निशन में पहचान करना, साइट माने किनारा, किसके लिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, जो कि यूज किया जाता है जीन क्लोनिंग में। क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जाकर के उसे रिकॉग्निशन साइट पर कट करता है। तो जो 2 रिकॉग्निशन साइट होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के एक्शन के लिए जीन क्लोनिंग के समय, पहले रिकॉग्निशन साइट का नाम है फ्लैंक, दूसरे का नाम है स्टफर। एग्जांपल है EMBL3 एंड EMBL4। ये हो गया इंसर्शन वेक्टर और ये हो गया रिप्लेसमेंट वेक्टर। आई होप दैट यू मस्ट बी अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर्स। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा वेक्टर क्या हो, बैक्टीरियोफेज क्या है, लैम्डा फेज क्या है, इंसर्शन वेक्टर क्या है, रिप्लेसमेंट वेक्टर्स क्या है, सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपनी शुभकामनाएं इस चैनल पर बनाए रखिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करिएगा और इसी तरह के आपको बेस्ट लेक्चर्स हमेशा मिलते रहेंगे। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक्स टू